हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त धर्म सिंह डागूस लर्निंग ऐप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन। क्या होता है कोशिका विभाजन, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो कोई भी एक कोशिका विभाजित होकर अपने समान या फिर अगुणित गुणसूत्रों वाली जब दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी कि कोई भी कोशिका विभाजित होकर जब अपनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहा जाता है। दोस्तों, ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? तो आपने जब कोशिका पढ़ा उस समय आपने पढ़ा था कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है ये पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा होता है। और पुरानी कोशिकाओं में विभाजन की जो प्रक्रिया है इसको सबसे पहले किस व्यक्ति ने, रुडोल्फ विर्चोव नामक व्यक्ति ने हमें बताया था, जिसको नेगली ने प्रायोगिक सत्यापन द्वारा सिद्ध भी किया था। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सबसे पहले किसने देखा या कोशिका विभाजन की अवधारणा सबसे पहले किसने दी, तो व्यक्ति का नाम आता है रुडोल्फ विर्चोव नामक व्यक्ति ने सबसे पहले कोशिका विभाजन की अवधारणा दी थी। एक कोशिका में विभाजन होता है, उस विभाजन के द्वारा दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, उन नई कोशिकाओं में परिवर्धन होता है, विकास होता है और उनमें पुनः विभाजन होता है। तो एक कोशिका के निर्माण से लेकर उसमें विभाजन होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, कोशिका चक्र या सेल साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मात्र कोशिका अर्थात मदर सेल्स, मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका निर्माण की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम धारणा रुडोल्फ विर्चोव ने दी थी। विर्चोव ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित पुरानी कोशिकाओं से होता है। कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका के बनने से लेकर पुत्री कोशिकाओं के निर्माण, जिनको हम संतति कोशिका भी कहते हैं, डॉटर सेल्स भी कहा जाता है, उनके निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका चक्र के नाम से जाना जाता है। पादपों में कोशिका विभाजन जो होता है ये कुछ सीमित क्षेत्रों में होता है या फिर ऊतकों में होता है। या तो कोई निश्चित भाग होंगे पादप के, वहाँ पे विभाजन होगा, या फिर पादप के जो टिश्यू होते हैं उनमें विभाजन होता है। और जिन टिश्यूओं में विभाजन होता है उन ऊतकों को हम क्या नाम देते हैं, उन्हें विभजोतक के नाम से जाना जाता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू के नाम से उसे जानते हैं। जिन कोशिकाओं में विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती है उन्हें हम स्थायी कोशिका या स्थायी ऊतक, उन्हें परमानेंट टिश्यू के नाम से जाना जाता है। उच्च श्रेणी का प्रत्येक जीव अपना जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करता है और उस एक कोशिका को हम क्या नाम देते हैं, युग्मनज कहा जाता है या फिर उसे जाइगोट के नाम से जाना जाता है। तो जिन कोशिकाओं में विभाजन होता है, जिन ऊतकों में विभाजन होता है, उन्हें हम कहते हैं मेरिस्मेटिक या विभजोतक। जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है उन्हें कहा जाता है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। और एक अगुणित कोशिका जहां से किसी भी जीव का जीवन प्रारंभ होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, युग्मनज या जाइगोट कहा जाता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम देखने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने देखा था। किसमें देखा था? इन्होंने रेप्टाइल सरीसृप में देखा था। कौन से सरीसृप में देखा था? तो ट्राइटोरस मस्क्यूलोसा नामक एक रेप्टाइल्स होता है जिसमें इन्होंने कोशिका विभाजन को सबसे पहले देखा था। कोशिका विभाजन का विस्तृत अध्ययन किसने किया था? बेकर नामक वैज्ञानिक ने 1920 में किया था। कोशिका चक्र सेल साइकिल जो होता है इसको 4 वर्णों में विभाजित किया जाता है। इसके 4 स्टेप होते हैं और ये 4 स्टेप बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? होवर्ड एवं पेल्फ नामक वैज्ञानिक को 4 चरणों में बांटने का श्रेय दिया जाता है। यानी कि सेल साइकिल की जो प्रक्रिया है इसको हम 4 चरणों में बांटते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है इसको 2 चरणों में भी बांटा गया है,
जिसमें से एक को हम नाम देते हैं अंतरावस्था और एक को नाम दिया जाता है विभाजन प्रावस्था। वैसे होवर्ड और पेल्फ ने इसको 4 भागों में बांटा था, जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था और M अवस्था। जीवन अवस्था का मतलब है दोस्तों प्रथम वृद्धि काल, फर्स्ट ग्रोथ पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसे हम बोलते हैं प्रथम वृद्धि काल इसे कहा जाता है। एस अवस्था को सिंथेसिस पीरियड, संश्लेषी अवस्था के नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं संश्लेषी अवस्था इसे कहा जाता है। और दोस्तों G2 अवस्था जो होती है इसे कहा जाता है द्वितीय वृद्धि काल, सेकेंडरी ग्रोथ पीरियड, इसे द्वितीय वृद्धि काल के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये है हमारा द्वितीय वृद्धि काल इसको कहते हैं। M अवस्था को बोलते हैं मायोटिक अवस्था, मायोटिक अवस्था इसे कहा जाता है, मायोटिक अवस्था बोलते हैं इसको। हिंदी में इसे कहा जाता है विभाजन प्रावस्था, हिंदी में इसका नाम क्या है, विभाजन प्रावस्था के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये है विभाजन प्रावस्था। अब अगर हम बात करते हैं कि इनको 2 ही नाम क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि इन तीनों को, ये 3 जो हैं, इन तीनों को हम एक ही नाम से जानते हैं और वो है इंटरफेज, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतरावस्था। यानी कि कोशिका विभाजन की, कोशिका चक्र की जो 4 प्रक्रियाएं हैं, इसको हम 2 नामों से संबोधित करते हैं। इन तीनों को मिलाकर जीवन SG2 को मिलाकर कहा जाता है इंटरफेज, जबकि एक कौन सी होती है, मायोटिक विभाजन प्रावस्था। इस प्रावस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी करती है और इस प्रावस्था में कोशिका में विभाजन होता है। तो जिसमें विभाजन हो रहा है वो विभाजन प्रावस्था, और जहां कोशिका विभाजन की तैयारी करती है उसे क्या नाम देते हैं, इंटरफेज अवस्था के नाम से जाना जाता है। जीवन SG2 को सम्मिलित रूप से अंतरावस्था, इंटरफेज कहते हैं। 2 विभाजनों के मध्य की अवस्था को क्या कहा जाता है, अंतरावस्था कहा जाता है। इसमें कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए क्या करती है, तैयार करती है। एक होती है दोस्तों मायोटिक अवस्था। इस मायोटिक अवस्था में कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है। कोशिका के किस किस भाग में, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में यहाँ विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन को हम किस नाम से जानते हैं, कैरियोकाइनेसिस, जबकि कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। विभाजन जो प्रावस्था है इसमें भी 5 भाग बनाए गए, लेकिन ये 5 भाग किसके हैं, ये हैं दोस्तों केंद्रक विभाजन के। केंद्रक विभाजन के कितने भाग होते हैं, केंद्रक विभाजन को हमने 2 भागों में बांटा है। केंद्रक विभाजन के कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। मायोटिक अवस्था के 2 भाग, केंद्रक में विभाजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य में विभाजन होगा तो साइटोकाइनेसिस। जबकि अगर हम बात करें केंद्रक में विभाजन की, कैरियोकाइनेसिस, तो उसको हमने फिर 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था और लास्ट में है कोशिका द्रव्य विभाजन प्रावस्था। 5 हो गई ये, एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और ये है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन अवस्था होती है। तो ये इसके टोटल 5 भाग बन जाते हैं। पादपों में कोशिका विभाजन कुछ सीमित क्षेत्रों में होता है, ये आपने देख ही लिया है। उसके पश्चात ये है हमारा कोशिका चक्र। कोशिका विभाजन की जो हम बात कर रहे थे, इसके कितने भाग हैं, इसके हैं 5 भाग होते हैं टोटल। अब 5 को हम देखते हैं कि इसको कोशिका चक्र जो है इसे हमने किस तरीके से विभाजित किया है। तो हमारा जो कोशिका चक्र होता है उसके 2 भाग बताए पहले तो मैंने। एक को नाम दिया हमने अंतरावस्था। अंतरावस्था के अंतर्गत 3 थे, जिसमें से एक का नाम था जीवन, एक का नाम होता है S और एक का नाम होता है G2। जबकि एक हमारा कौन सा है, एक है हमारा विभाजन प्रावस्था। और इस विभाजन प्रावस्था के भी कितने भाग हैं, इसके भी 2 भाग हैं। कौन कौन से,
एक इसका भाग है केंद्रक विभाजन और एक इसका भाग कौन सा है, जबकि एक भाग है इसका कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। जबकि कोशिका द्रव्य जो है इसकी 2 प्रक्रियाएं होती हैं, मध्य पटलिका विधि और एक होता है विदलन विधि, जिसे हम खांच विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सेल साइकिल है। इस सेल साइकिल के कितने भाग हैं, ये है हमारा सबसे पहला भाग, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट ग्रोथ पीरियड के नाम से इसको जाना गया है। ये हमारा पहला भाग है। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है, अर्थात डीएनए या आरएनए जिन पदार्थों का इसे निर्माण करना होता है, उन पदार्थों के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण यहाँ करती है। जैसे डीएनए बनाना है तो नाइट्रोजनी क्षार वगैरह का संश्लेषण कौन से, उसमें नाइट्रोजनी क्षार वगैरह का निर्माण किसमें होता है, जीवन के अंतर्गत होता है। ये दोस्तों दूसरी अवस्था है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इस अवस्था को हम नाम दे रहे हैं एस अवस्था। और ये एस अवस्था जो है सिंथेसिस पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें कोशिका डीएनए का क्या करती है, निर्माण करती है। और उसके पश्चात आती है तीसरी अवस्था, जिसका क्या नाम दिया है हमने, जिसको हमने नाम दिया है G2 अवस्था, सेकेंडरी ग्रोथ पीरियड के नाम से इसको जानते हैं। और इसके अंतर्गत क्या करती है, कोशिका विभाजन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, वो अपने आकार में या वृद्धि करती है। इस तरीके की क्रियाएं इस भाग में देखने को मिलती हैं। और अंतिम जो आता है ये है दोस्तों हमारा मायोटिक फेज, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, विभाजन प्रावस्था के नाम से जान रहे हैं। ये इसके टोटल 4 भाग होते हैं। विभाजन प्रावस्था के फिर कितने भाग हैं, 4 भाग, एक प्रोफेज, एक मेटाफेज, एक एनाफेज और एक कौन सा होता है, टेलोफेज। टेलोफेज के पश्चात कौन प्रारंभ हो जाता है, कोशिका द्रव्य विभाजन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद अगर दूसरा विभाजन होगा तो फिर यही प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो 2 क्रमागत विभाजनों के मध्य की जो अवस्था है वो कहलाती है इंटरफेज, जो इन तीनों के मिलने से बनती है। और इसके अंतर्गत कोशिका में क्या होता है, मायोटिक अवस्था में कोशिका में विभाजन होता है। अब किस किस की बात करते हैं, सबसे पहले जीवन की बात करते हैं। यह पूर्व की पश्चावस्था के बाद का अंतराल है, यानी कि एक विभाजन की पश्चावस्था जो आती है उसके पश्चात कौन आता है, अंतरावस्था प्रारंभ होती है। 2 कोशिका द्रव्य विभाजनों के मध्य की अवस्था, तो पहले की टेलोफेज और दूसरे की प्रोफेज, दोनों के बीच का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, जीवन कहलाता है। इसमें कोशिका प्रोटीन और आरएनए डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइमों व नाइट्रोजनी क्षार का संश्लेषण और संग्रहण करती है। इनका निर्माण नहीं करती है, इनके निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों का क्या करती है, संश्लेषण करती है, निर्माण करती है या उनका संग्रह करती है। इस प्रावस्था में कोशिका विभाजन चक्र में लगने वाले कुल समय का अधिकतम समय लगता है। अर्थात आपसे पूछेगा कि ये कितने समय में पूर्ण होता है, जीवन जो होता है, तो जीवन अवस्था है ये लगभग कितने समय में पूरी होती है दोस्तों, ये लगभग 12 घंटे में पूरी होती है। कौन सी, जीवन अवस्था जो होती है। उसके पश्चात दूसरा आता है एस, दूसरा आता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एस अवस्था के नाम से जानते हैं इसको, एस अवस्था। दोस्तों एस अवस्था जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें कोशिका चक्र की डीएनए संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं इसको, इसे एक नाम दिया गया है डीएनए संश्लेषण प्रावस्था के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इस अवस्था में पिछली अवस्था जीवन जो थी उसके अंतर्गत डीएनए और आरएनए के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण हुआ था, और यहाँ डीएनए और आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें समय लगता है 6 से 8 घंटे। और तीसरी जो अवस्था है अंतरावस्था की वो है G2 अवस्था। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण जारी रहता है, लेकिन डीएनए का संश्लेषण क्या हो जाता है, रुक जाता है, और इसमें समय कितना लगता है, 3 से 4 घंटे। तो जीवन में डीएनए और आरएनए निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण और संग्रहण होता है।
एस अवस्था के अंतर्गत डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, जबकि G2 अवस्था के अंतर्गत आरएनए का निर्माण होता रहता है लेकिन डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। उसके पश्चात आती है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन अब कितने प्रकार का है, तो कोशिका विभाजन होता है दोस्तों 3 प्रकार का, जिसमें से एक को हम नाम देते हैं असूत्री कोशिका विभाजन, एमाइटोसिस के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा है समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसको माइटोसिस के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे मियोसिस के नाम से जाना जाता है। तो कोशिका में विभाजन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का विभाजन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं असूत्री विभाजन की। असूत्री जिसमें गुणसूत्र भाग नहीं लेते, नाम से ही पता चल रहा है सूत्र, सूत्र का मतलब क्या है, गुणसूत्र, कि इस प्रक्रिया में गुणसूत्र भाग नहीं लेते हैं। इस विभाजन की खोज रोवर रिमेक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कहाँ की थी, चूजे के भ्रूण में खोज की थी। यह विभाजन अधिकांशतः प्रोकैरियोट्स जैसे कि जीवाणु में है, प्रोटोजोआ में है, वह निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं, कुछ शैवालों एवं कवकों की कोशिकाओं में देखने को मिलता है। मेनली ये किस में होता है, प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं के अंतर्गत होता है, जैसे प्रोटोजोआ है या फिर निम्न श्रेणी के जो जीव हैं उनके अंतर्गत। कुछ पादपों में भी यह प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसमें 2 पुत्री कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ बराबर मात्रा में नहीं बंटता है, अतः इसे असूत्री विभाजन भी कहते हैं। कैसे होती है ये प्रक्रिया, तो बिल्कुल एक सिंपल सा इसका चित्र है, उसके अंतर्गत आप देख लीजिए कि ये हमारी एक कोशिका है। कोई भी हमारी ये एक कोशिका है, जैसे ये कोशिका हो गई, ये हो गया इसका न्यूक्लियस हो गया। अब इस न्यूक्लियस जो होता है इसके अंतर्गत विभाजन हुआ और ये सीधे ही कितने भागों में बट गया, 2 भागों में। निश्चित नहीं है कि दोनों के अंतर्गत बराबर बराबर जाए, लेकिन 2 भागों में सीधा सीधा बट गया। तो बस केंद्रक जो होता है या केंद्रक में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ जो होता है उसके सीधे ही 2 भागों में बटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, असूत्री विभाजन कहलाती है। मेनली जो विभाजन आता है वो है हमारा समसूत्री विभाजन। और इस समसूत्री विभाजन को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो समसूत्री विभाजन के कौन कौन से नाम हैं, एक समसूत्री विभाजन, एक सूत्री विभाजन, एक सोमेटिक विभाजन और एक माइटोसिस। सोमेटिक का मतलब कायिक कोशिका, अर्थात ये किसी भी जीव की कायिक कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिकाएं, जो शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में जो सहायक होती हैं, जो जीव के परिवर्धन में सहायक होती हैं, उन कोशिकाओं में जो विभाजन देखने को मिलता है वो क्या कहलाता है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। एक कोशिका 2 समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है तथा गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। ये इसकी परिभाषा याद रख सकते हो आप कि एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और उन दोनों ही पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल्स जो होती है, मातृ कोशिका जो होती है, उसके समान होती है। इसलिए इसे समसूत्री विभाजन माइटोसिस कहा जाता है। खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने सन 1882 में 82। माइटोसिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी इन्होंने ही किया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। तो अगर समसूत्री विभाजन के खोजकर्ता पूछे जाएं तो कौन है, डब्ल्यू फ्लेमिंग है इसके खोजकर्ता। और आगे हम बात करें कि माइटोसिस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो माइटोसिस शब्द का प्रयोग किसने किया, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने ही किया। पादपों के संदर्भ में इसकी सर्वप्रथम व्याख्या की थी स्ट्रासबर्गर ने 1875 में 1875। तो जंतुओं के संदर्भ में व्याख्या डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, पादपों के संदर्भ में व्याख्या किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी। जंतुओं के संदर्भ में सबसे पहले इसकी व्याख्या की डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, इसलिए इसके खोजकर्ता भी किसको माना जा रहा है, डब्ल्यू फ्लेमिंग को। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। पादपों में समसूत्री विभाजन विभजोतक ऊतक मेरिस्मेटिक जो टिश्यू होते हैं, जैसे जड़ में होते हैं, प्रारोह के अग्रभाग में पाए जाते हैं। समसूत्री विभाजन को देखने के लिए जड़ों के अग्रभाग का ही प्रयोग किया जाता है। समसूत्री विभाजन के 2 चरण होते हैं। कौन कौन से 2 चरण हैं, जिनमें से एक का नाम है केंद्रक विभाजन और एक का नाम है कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन जो है इसको हमने
4 भागों में बांट रखा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के नाम से जानते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रोफेज अवस्था के बारे में। क्या है प्रोफेज अवस्था? समसूत्री विभाजन की प्रथम व इसकी सबसे लंबी अवस्था होती है। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? तो वो है प्रोफेज, जिसको हम पूर्व अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका लुप्त हो जाती है, जिससे प्रोफेज अवस्था की निशानी माना जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। प्रोफेज अवस्था की निशानी किसे मानते हैं? केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका के लुप्त होने की जो प्रक्रिया है उसे हम प्रोफेज अवस्था की क्या मानते हैं? निशानी मानते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 समरूपी गुणसूत्रों, जिनको नाम देते हैं अर्ध गुणसूत्र, में बट जाता है। यानी कि एक गुणसूत्र होता है, उस एक गुणसूत्र के मध्य में होता है उसका गुणसूत्र बिंदु, और उससे 2 इस तरीके की छोटी छोटी धागे नुमा संरचनाएं जुड़ी होती हैं। तो ये जो बीच का मध्य स्थान है, इसे तो हम गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर कहते हैं, और ये दोनों भाग कहलाते हैं क्रोमेटिड्स, अर्ध गुणसूत्र कहलाते हैं। ये अर्ध गुणसूत्र में बट जाता है गुणसूत्र जो होता है। गुणसूत्र जाल विभाजित होकर गुणसूत्र का निर्माण करता है। तारक का विभाजित होकर क्या बनाता है? तारक केंद्र बनाता है। तारक केंद्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं तथा किसका निर्माण करते हैं? ध्रुवों का निर्माण करते हैं। ध्रुवों से किसका? ध्रुव बन जाते हैं, तो ध्रुवों से तरकु तंतुओं का निर्माण क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। ध्रुवों से तरकु तंतु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यानी कि समसूत्री विभाजन की प्रोफेज में क्या देखने को मिला? एक तो ये याद रखो, समसूत्री विभाजन की ये सबसे लंबी अवस्था। और क्या होता है? केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाती है, जिसे प्रोफेज अवस्था की निशानी मानते हैं। और क्या होता है? गुणसूत्र जाल जो था वो विभाजित होकर गुणसूत्र बनाता है, और प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है वो अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड्स में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक तारककाय विभाजित होता है, और तारककाय के विभाजित होने से 2 तारक केंद्र बनते हैं, 2 पुत्री तारक केंद्र बनते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं और विपरीत दिशा में पहुंचकर ध्रुवों का निर्माण कर देते हैं, पोल बना देते हैं, और उन ध्रुवों से क्या निकलते हैं? तंतुनुमा संरचनाएं निकलने लगती हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? तरकु तंतु कहा जाता है। उन्हें हम स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात मेटाफेज अवस्था आती है। इसमें समय कितना लगता है? 6 से 13 मिनट का समय लगता है। कोशिका के मध्य में तरकु रूपी का मतलब धागे समान तरकु रूपी संरचना का निर्माण होता है। गुणसूत्र तरकु तंतुओं पर सेंट्रोमियर द्वारा क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे एक संरचना बनती है, और उस संरचना का नाम क्या है? मेटाफेजी प्लेट। जिससे किसका निर्माण हो जाता है? मेटाफेजी प्लेट का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक लंबे, मोटे व स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए इसे गुणसूत्रों के अध्ययन की अवस्था भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि मध्य अवस्था में क्या होता है? तरकु तंतु जो बने हैं, अभी चित्र से भी बनाऊंगा, तरकु तंतु जो बने हैं उन तरकु तंतुओं पर गुणसूत्र जाकर व्यवस्थित हो जाता है। गुणसूत्र तरकु तंतु पर किसके द्वारा जुड़ता है? सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु के द्वारा जाकर उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे ही गुणसूत्र उस पर जाकर जुड़ता है, एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है। उस संरचना को क्या नाम देते हैं? मेटाफेजी प्लेट उसे कहा जाता है। मेटाफेजी प्लेट पर जब गुणसूत्र व्यवस्थित होते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसलिए जब भी गुणसूत्रों के संरचना या गुणसूत्रों के अध्ययन की बात होती है तो वो कौन सी अवस्था में किया जाता है? मेटाफेज अवस्था में। इसलिए मेटाफेज को क्या कहा जाता है? गुणसूत्रों के अध्ययन की अवस्था भी कहा जाता है। इसके पश्चात कौन सी अवस्था आती है? फिर आती है एनाफेज अवस्था। लेकिन उससे पहले आप इस चित्र को देख लीजिए। ये है क्या दोस्तों? ये है हमारी इंटरफेज अवस्था। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं कौन सी अवस्था में? प्रोफेज अवस्था में पहुंचते हैं। तो जब प्रोफेज अवस्था में पहुंचे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो ये जाल जैसी संरचना थी जो इस तरीके से फैली हुई थी, ये जाल जैसी जो संरचना है ये विभाजित हुई और विभाजित होकर इसने किसका निर्माण कर दिया? विभाजित होकर इसने गुणसूत्र का निर्माण कर दिया। ये हमारे पास बन गए गुणसूत्र। केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो गई, केवल ये संरचना हमें दिखाई दे रही है।
ये एक तारक काय था, इस तारक काय में विभाजन हुआ, तारक काय में विभाजन होने से दो तारक केंद्र बनते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत पहुंच गए और यहाँ पहुंचकर किसका निर्माण करेंगे? तरकु तंतुओं का निर्माण करते हैं। अब ये बन गए हमारे तरकु तंतु। ये तारक केंद्र था, इस तारक केंद्र से ये बन गया हमारा तरकु तंतु, और तरकु तंतु पर गुणसूत्र क्या हो गए? तरकु तंतु पर गुणसूत्र व्यवस्थित हो गए। इस तरकु तंतु पर ये गुणसूत्र क्या हो गए? तरकु तंतु पर गुणसूत्र हो गए व्यवस्थित। इस तरीके से ये तरकु तंतु पर गुणसूत्र क्या हो गए? व्यवस्थित। किसके द्वारा व्यवस्थित हो गए? इनका जो मध्य का स्थान था ये सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर के द्वारा ये यहाँ पर जुड़ गए। इस प्रकार से जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम क्या नाम देते हैं? इस संरचना को नाम देते हैं मेटाफेजी प्लेट। तो गुणसूत्र तरकु तंतुओं पर व्यवस्थित होते हैं और तरकु तंतुओं पर व्यवस्थित होने से एक संरचना का निर्माण होता है और उस संरचना को क्या नाम देते हैं? मेटाफेजी प्लेट के नाम से उसे जाना जाता है। अब ये तरकु तंतु छोटे होने लगेंगे, तरकु तंतु छोटे होने लगेंगे तो ये गुणसूत्र जो था ये ध्रुवों की ओर गति करने लगता है। तो ये तरकु तंतु छोटे हुए और तरकु तंतु छोटे होने से ये गुणसूत्र कहाँ पहुँच गए? ध्रुवों की ओर पहुँच गए। धीरे धीरे ध्रुवों की ओर गति कर रहे ध्रुवों की ओर गति कर रहे हैं और ध्रुवों की ओर गति के पश्चात इस अंत्य अवस्था में, टेलोफेज अवस्था में ये पूर्णतया ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और ये कितने भागों में बंट जाता है? दो भागों में बंट जाता है। तो यहाँ क्या क्या हुआ? इसमें तो हमने पढ़ा G1S और G2। अब यहाँ की हम बात करें तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था? केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका क्या हो गई? लुप्त हो गई। गुणसूत्र जाल विभाजित होकर गुणसूत्र बना दिया। गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्रों में विभाजित हो गया। ये अर्ध गुणसूत्र जो थे ये फिर क्या हुए? तारक काय का विभाजन हुआ। तारक काय के विभाजन के द्वारा तारक केंद्र बन गए। तारक केंद्रों से किसका निर्माण हुआ? तरकु तंतुओं का निर्माण होने लग जाता है। ये सारी क्रियाएं किसमें होती हैं? प्रोफेज में। फिर तरकु तंतुओं पर ये गुणसूत्र आकर व्यवस्थित हो जाते हैं जिससे एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है। इसे हम नाम देते हैं मेटाफेजी प्लेट। इस मेटाफेजी प्लेट पर गुणसूत्र किसके द्वारा व्यवस्थित होते हैं? गुणसूत्र बिंदु के द्वारा व्यवस्थित होते हैं तो लंबे, मोटे और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। उसके पश्चात किस अवस्था में पहुंचते हैं? एनाफेज में। यहाँ क्या होगा? यहाँ तरकु तंतु छोटे होने से गुणसूत्र किधर गति करेंगे? ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं और अंतिम अवस्था टेलोफेज जो आती है इसमें ये ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं। और फिर आप बोलो कि ये रिवर्स प्रोफेज होती है। इसमें सारी क्रियाएं वापस से कौन सी होती हैं? जो प्रोफेज में हुई थी उसके विपरीत क्रियाएं। यहाँ केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो गई थी, यहाँ उसका पुनः निर्माण हो जाता है। यहाँ क्रोमेटिन जाल जो था उसने विभाजित होकर गुणसूत्र बनाया था। अब ये गुणसूत्र वापस से पतले और लंबे होने लगते हैं, क्रोमेटिन जाल पुनः बन जाता है। तारक केंद्र क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। तरकु तंतु भी लुप्त हो जाते हैं। तो इसकी रिवर्स अवस्था है, इसलिए आप इसको बोल सकते हो रिवर्स प्रोफेज भी हम इसको कहते हैं। तो ये रिवर्स प्रोफेज के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए एनाफेज में क्या होगा? समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है ये। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था। तरकु तंतुओं के कारण गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर का विभाजन होने से क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। इस प्रावस्था में क्रोमेटिड, बस ये ध्यान रखना, इस अवस्था में क्रोमेटिड जो होता है वो विपरीत ध्रुव की ओर बढ़ना आरंभ करता है, इसलिए इसे पश्चावस्था गति भी कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि समसूत्री विभाजन में ध्रुवों की तरफ गति कौन करता है? समसूत्री विभाजन में ध्रुवों की तरफ गति कौन करता है? तो ध्रुवों की तरफ गति करता है अर्ध गुणसूत्र, क्रोमेटिड, ना कि गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र गति करता है जिसको अपन क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं।
तो ध्रुवों की ओर अर्ध गुणसूत्र जाते हैं, गुणसूत्र नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि एक गुणसूत्र था, उस एक गुणसूत्र में विभाजन हुआ, सेंट्रोमियर से विभाजन हुआ, विभाजन के पश्चात वो 2 अर्ध गुणसूत्रों में बदल गया। एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव पर चला जाएगा तो दूसरा अर्ध गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर गति करेगा। तो ध्रुवों पर गति करते हुए कौन पहुंचते हैं? अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड्स पहुंचते हैं, ना कि गुणसूत्र पहुंचते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एनाफेज अवस्था में तरकु तंतु छोटे होंगे, उन तरकु तंतुओं के द्वारा गुणसूत्र किधर गति करने लगेगा? गुणसूत्र गति करने लगेगा ध्रुवों की ओर। और जब गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करेगा तो सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाने के कारण अर्ध गुणसूत्र का निर्माण होगा। अर्थात ध्रुवों पर अर्ध गुणसूत्र गति करते हैं, ना कि गुणसूत्र गति करता है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन की क्या हुई? सबसे छोटी अवस्था हुई। इसमें ध्रुवों की तरफ कौन गति करते हैं? क्रोमेटिड गति करते हैं, और उस गति को क्या नाम देते हैं हम? पश्च अवस्था गति उसे कहा जाता है। और उसके बाद आती है, अच्छा, तरकु तंतु कितने प्रकार के होते हैं? तो तरकु तंतु कितने प्रकार के हैं ये देखो आप दोस्तों। तरकु तंतु होते हैं 3 प्रकार के। तरकु तंतु कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको एक चित्र के द्वारा बता रहा हूं। यहां देखिए आप, ये है हमारा एक ध्रुव, ये है हमारा दूसरा ध्रुव। ये दोनों ध्रुव एक दूसरे के साथ इस प्रकार से क्या है? व्यवस्थित है। अब ये है तरकु तंतु जो यहां से निकलते हैं, ये है तरकु तंतु जो यहां से निकलते हैं। और तरकु तंतु 3 प्रकार के होते हैं। इनमें आप ध्यान से देखना किस किस प्रकार के तरकु तंतु होते हैं। तो ये है तरकु तंतु, जो कि मैं कह रहा हूं कितने प्रकार के हैं। तो ऐसे तरकु तंतु जो इस ध्रुव से इस ध्रुव तक फैले हुए हैं वो कहलाते हैं सतत तंतु। सतत तरकु तंतु कहलाते हैं वो, सतत तरकु तंतु कहलाते हैं। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर के नाम से इनको जानते हैं। उसके पश्चात बात करते हैं तो कुछ तरकु तंतु ऐसे होते हैं जो इस स्थान तक ही होते हैं। जैसे ये हुआ हमारा गुणसूत्र बिंदु, एक ये हुआ गुणसूत्र बिंदु, ये गुणसूत्र इसके साथ जुड़े हुए हैं इस तरीके से। एक ये हुआ इस तरीके के तरकु तंतु, यानी कि कहां से कहां तक है? एक ध्रुव से गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु तक। तो इस वाले तरकु तंतु को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल तरकु तंतु कहा जाता है, तरकु तंतु। और कुछ तरकु तंतु ऐसे होते हैं जो 2 गुणसूत्र बिंदुओं के बीच में होते हैं। जैसे इस तरीके से देखो आप, जो 2 गुणसूत्र बिंदुओं के मध्य में होते हैं। जैसे यहां से लेकर यहां तक का जो ये तरकु तंतु है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है क्षेत्रात्मक, इंटरजोनल, क्षेत्रात्मक तरकु तंतु। तो वे तरकु तंतु जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैले होते हैं वो कहलाते हैं सतत तरकु तंतु। वे तरकु तंतु जो एक ध्रुव से गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु तक होते हैं वो कहलाते हैं क्रोमोसोमल। और वे तरकु तंतु जो 2 गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदुओं के मध्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षेत्रात्मक कहलाते हैं। तो तरकु तंतु दोस्तों कितने प्रकार के हो गए? तरकु तंतु हो गए 3 प्रकार के। फर्स्ट का नाम क्या है? फर्स्ट का नाम है सतत तरकु तंतु। कहां से कहां तक होते हैं? एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैले रहते हैं। इनका काम क्या होता है? सहारा प्रदान करना। दूसरे जो होते हैं वो हैं क्रोमोसोमल तरकु तंतु, क्रोमोसोमल फाइबर इनके नाम से इनको जानते हैं। एक ध्रुव से गुणसूत्र के सेंट्रोमियर तक फैले रहते हैं। यह गुणसूत्र को ध्रुवों पर खींचने का कार्य करते हैं। तीसरे होते हैं क्षेत्रात्मक तंतु, जो 2 क्रोमेटिड के सेंट्रोमियर के मध्य उपस्थित होते हैं। और यह तरकु तंतु गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर गति कराते हैं। तो कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक कौन से होते हैं? सतत।
एक ध्रुव से गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर तक क्रोमोसोमल और 2 गुणसूत्र बिंदुओं के मध्य कौन से हैं, क्षेत्रात्मक होते हैं। और अब आती है दोस्तों अंतिम जो अवस्था होती है हमारी, जिसे हम क्या नाम देते हैं, टेलोफेज के नाम से जानते हैं। यह केंद्रक विभाजन की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर पहुंचने के बाद जल अवशोषित कर कुंडलित होकर पतले और लंबे हो जाते हैं तथा धीरे धीरे अदृश्य होने लगते हैं। इनके स्थान पर लंबे पतले सूत्र क्रोमेटिन जाल बनाते हैं, यानी कि तरकु तंतु के ऊपर जो गुणसूत्र व्यवस्थित थे वो जल अवशोषित करते हैं और जल अवशोषित करने के कारण पतले और लंबे होने लगते हैं और धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हैं और अदृश्य होकर सूत्र किसका निर्माण करते हैं, क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोफेज कहा जाता है। इसमें बाकी की सारी बातें आप वो बोल सकते हो, केंद्रिक झिल्ली और केंद्रिका पुनः बन जाती है, तारक केंद्र लुप्त हो जाते हैं, तरकु तंतु लुप्त हो जाते हैं। ये सारी बातें आपने जो प्रोफेज में लुप्त की थी वो अब वापस क्या हो जाती है, बन जाती है। तो केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाएगा लुप्त होने की जगह। तारक केंद्र क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाते हैं, तरकु तंतु भी लुप्त हो जाते हैं और क्रोमेटिन जाल का निर्माण पुनः हो जाता है। तो जो रिवर्स प्रोफेज अर्थात जो प्रोफेज में लुप्त हो गए थे उनका निर्माण यहाँ पर पुनः हो जाता है, वापस से निर्माण हो जाता है। इसके पश्चात शुरू होगा, अब केंद्रक विभाजन यहाँ खत्म हो जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उसके बाद शुरू होता है कौन सा, कोशिका द्रव्य विभाजन। इस प्रावस्था के अंत में वो सारी बातें लिखी हुई है। इस प्रावस्था के अंत में केंद्रिका पुनः दिखाई देने लगती है, क्रोमेटिन व केंद्रिका के चारों तरफ स्पष्ट केंद्रक झिल्ली बन जाती है। इस प्रकार एक ही जनक कोशिका में 2 केंद्रक दिखाई देते हैं। तरकु तंतु धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन से बनी कोशिका में गोल्जिकाएं व माइटोकॉन्ड्रिया का समान वितरण हो जाता है, अर्थात गोल्जिकाएं और माइटोकॉन्ड्रिया भी विभाजित हो जाते हैं। और गोल्जिकाय के विभाजन को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोकाइनेसिस। ये डिक्टियोकाइनेसिस और वो क्या है, कॉन्ड्रियोकाइनेसिस। अब केंद्रक विभाजन समाप्त होने के बाद क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। और ये कैसे होगा, केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन प्रारंभ होता है। कोशिका द्रव्य में होने वाला यह विभाजन कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य का विभाजन एक कोशिका पट्टी, सेल प्लेट के निर्माण के द्वारा प्रारंभ होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका झिल्ली में खांच बनने अर्थात विदलन विधि के द्वारा प्रारंभ होता है। यानी कि ये विभाजन तो कैसे होगा, जैसे ये हमारी एक कोशिका है, अब इस कोशिका के अंतर्गत बन गए हमारे पास 2 केंद्रक। अब केंद्रक 2 बन गए, दोनों पुत्री केंद्रक हैं। अब किसका विभाजन शुरू होगा, कोशिका द्रव्य का। तो इसके मध्य में एक पट्टी के समान संरचना बनने लग जाएगी। इस प्रकार से ये पट्टी धीरे धीरे क्या होगी, और गहरी होती चली जाएगी। और जब ये बहुत ज़्यादा कठोर और गहरी हो जाती है तो यहाँ से टूटकर कोशिका कितने भागों में बट जाती है, यहाँ से टूटकर कोशिका फिर 2 भागों में बट जाती है। इस प्रकार से तो होता है कौन सा, कोशिका मध्य पटलिका विधि के द्वारा। एक होती है कोशिका द्रव्य में विदलन विधि के द्वारा। इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत जैसे ये एक कोशिका है जिसमें 2 पुत्री केंद्रक हैं। अब ये कोशिका झिल्ली जो होगी इसमें एक खांच का मतलब एक गड्ढा जो होगा वो अंदर की ओर बनना प्रारंभ होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे ये खांच क्या होती जाएगी, अंदर की ओर और गहरी होती चली जाएगी। इस प्रकार से धीरे धीरे ये खांच अंदर की ओर और गहरी होती चली जाएगी और जहां पर ये दोनों खांचे परस्पर मिल जाएंगी वहां से कोशिका टूटकर क्या हो जाएगी, 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है।
तो इसके अंतर्गत तो कोशिका के मध्य में एक पट्टी नुमा संरचना बनने लगती है जो अत्यधिक गहरी हो जाती है, तो कोशिका उस स्थान से दो भागों में बट जाती है। इसके अंतर्गत कोशिका झिल्ली जो होती है उसमें खांच अंदर की ओर बनना प्रारंभ होती है और वो खांच धीरे धीरे और गहरी होती चली जाती है और अंत में जहां दोनों खांचे परस्पर मिल जाती हैं उस स्थान से कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार एक मात्र कोशिका से समान गुणसूत्रों वाली दो पुत्री कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये कोशिका विभाजन कहाँ काम में आता है? पादप कोशिका में विभाजन के समय कोशिका पट्टी का निर्माण होता है जिसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के पैक्टेट कण तंतुओं के मध्य में एकत्रित हो जाते हैं। तो वो जो पट्टी बनती है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के द्वारा। समसूत्री विभाजन का महत्व, मात्र कोशिका अपने समान संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। अपने समान पुत्री या संतति कोशिका में गुणसूत्र मात्र कोशिका के क्या होते हैं? समान होते हैं। यह जीवों में वृद्धि का आधार है। हमारी जो लंबाई बढ़ती है, पादप की जो लंबाई बढ़ती है वो किसके कारण है? समसूत्री विभाजन के कारण। यह अंगों के पुनरुद्भवन तथा घावों को भरने में क्या है? सहायक है। समसूत्री विभाजन का समय 6 मिनट से कुछ घंटे तक का होता है। प्रोफेज से टेलोफेज 45 मिनट में तथा शेष समय में अंतरावस्था 16 से 24 घंटे में संपन्न होती है। यानी कि समसूत्री विभाजन का समय कुल कितना है? 6 मिनट से लेकर कुछ घंटे तक का समय होता है। इनमें से कितना समय कहाँ लगता है? तो केंद्रक विभाजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इनमें समय लगता है लगभग 45 मिनट का। और बाकी जो शेष समय है उसके अंतर्गत कौन सी अवस्था? अंतरा अवस्था पूरी होती है जिसमें समय लगता है लगभग 16 से 24 आवर्स का समय लगता है। तो दोस्तों ये था हमारा समसूत्री विभाजन। इसके पश्चात हम बात करेंगे किसकी? अर्धसूत्री विभाजन की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।